अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। ये तीसरा सेशन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसमें ज़रा कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई बात हमारा समझ ना आए तो डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये इसका टाइटल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी हमने पीछे बात कर ली कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, फिर हमने देखा कि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने सैंपल को किसी ना किसी प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट कर दिया। अब हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं कि सैंपल का मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर है या नहीं है। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इसके अंदर चूंकि हम स्टैट्स पे बात कर रहे हैं और मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ बुक्स का बताया कि आप वो ज़रूर पढ़ें, तो ये एक बॉटम लाइन चीज़ ये है कि बड़े बड़े लोग ना, जैसे ये दो सामने कोट्स लिखी है, कार्ल पियर्सन की है। ये वो बंदा है जिसने स्टैट्स को फॉर्मली स्टैब्लिश किया एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। पहली बार स्टैट्स सब्जेक्ट्स यानी दुनिया को पता लगा कि स्टैट्स भी कोई चीज़ होती है। इससे पहले भी यानी वो तो ऑब्वियसली जैसे हमने कहा बर्नौली और पसौं और बहुत सारे अजीम इससे पहले भी साइंटिस्ट हैं जो स्टैट्स पे काम करते रहे। लेकिन इन्होंने कार्ल पियर्सन ने ये 1800 1857 शायद, तो जो हमारी जंग आज़ादी का साल था उसमें शायद ये पैदा हुए थे, और 70-80 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। और दूसरी तरफ ये प्लाटो, अफलातून साहब, इनकी किताब है। इन दोनों ने ऑपोजिट बातें की हैं। एक ये कह रहा है कि आप स्टैट्स का हिस्टोरिक डेटा किसी भी चीज़ का देख लें तो आपको नॉलेज की फाउंडेशन समझ आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में नॉलेज एक्चुअली है क्या और डेवलप कैसे करनी है। और दूसरी तरफ प्लाटो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी किताब है फाइडो में, फाइडो सोल किताब में वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी के आर्गुमेंट्स हैं, दीज आर इम्पोस्टर्स, और अनलेस यू ऑब्जर्व ग्रेट कॉशन इन यूज ऑफ देम दे आर एप्ट टू बी डिसेप्टिव। तो ये दोनों बातें, ऑब्वियसली द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। यकीनन स्टैट्स के अंदर अमेजिंग लेवल ऑफ नॉलेज होता है, और अब जब आप रिग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ प्रॉफिट है, कितनी खूबसूरती से नॉलेज क्लीन करके सामने आती है। लेकिन एट उसके पीछे जो डेटा इकट्ठा किया गया है, अगर उसमें ही फजिंग हो तो फिर आप करते रहें जो मर्जी रिग्रेशन करते रहें, जो मर्जी करते रहें, कुछ बात सही तो आखिर में नहीं निकलेगी ना। तो ये दोनों चीज़ें, इसका बॉटम लाइन ये है कि डेटा की इकट्ठा करने के प्रोसेस को भी प्रिस्टीन होना चाहिए और उस डेटा को भी प्रिस्टीन होना चाहिए, तो तब जाके हम स्टैट्स की या प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा कोई उठा सकेंगे। वरना वो खाली नंबर्स होंगे जो दे विल बी यूजलेस। बल्कि यूजलेस तो शायद छोटा वर्ड है, दे विल बी वेरी डेंजरस, क्योंकि डेटा ही ठीक नहीं था तो गलत रास्ते पे लगा देगी किसी ना किसी को। तो अब स्टैट्स मैथ्स की ब्रांच है जिसकी दो ब्रांचेज हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपके सामने डेटा पड़ा हुआ और आप उसको ग्राफ्स पे या टेबल्स में रख के डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतने परसेंट लोग इधर हैं, इतने इधर हैं, इतनों ने हाँ कहा, इतने को ने ना कहा। ये डिस्क्रिप्टिव होता है। और इन्फरेंशियल ये होता है कि आप उसकी बेसिस पे कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यानी एक तरफ ये है कि खाली डेटा को बता दिया कि डेटा है क्या, उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स, और दूसरी तरफ उसकी बेसिस पे कोई फैसला किया, उसको इन्फ्रेंस किया उसकी बेसिस पे। तो फर्स्ट जो है वो इट इज़, इसमें पॉपुलेशन सैंपल की बात नहीं है, बस सिर्फ डेटा है। और दूसरी में उस वो जो आपका डेटा है दैट इज़ सैंपल डेटा, और उसकी बेसिस पे आप पॉपुलेशन पे इन्फर कर रहे हैं। तो आप स्टैट्स को समझने के लिए ना, जैसा अभी आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा होगा और आगे भी फील होगा, पर इंशाल्लाह आप समझेंगे कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। डिटेल में चीज़ों को समझना होता है कि हर वेरिएबल का क्या मतलब है, तब जा आप जाके उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब आपको पूरी चीज़ समझ आ जाती है, फिर इट इट यानी थिंग्स बिकम रियली रियली इंटरेस्टिंग। और आप टोटली अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि नंबर जो छोटा सा चेंज हो गया है, अब ये 12.3 से 12.4 पे आ गया, तो यू कैन सो इजीली प्रिडिक्ट कि आगे क्या होगा। इसीलिए लोग पॉलिसी में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में। और इन नंबर्स की ही बेसिस पे लोग फैसले करते हैं कि अब आगे नेशंस किस डायरेक्शन में जाएंगी। यानी आप
आपके पास आने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्होंने 5-6 इंडिकेटर रखे हुए हैं, उससे वो आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सिर्फ वो 4-5 नंबर्स देख के बताते हैं। तो ये इस हद तक फिर इसकी एक प्रिसाइज लैंग्वेज आ जाती है, जिसको समझने के लिए सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग चाहिए होती है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगी, पॉपुलेशन, सैंपल, इन्फरेंस, ये आपको पता है। अब इन्फरेंस 2 किस्म के होते हैं, एक को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं और एक को एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप एस्टिमेट करके बताएं कि हैम्पशर हाउस में कितने बाथरूम हैं, तो एस्टिमेट के जनरली 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक 2 टाइप ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, एक को कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट और एक को कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब है आप कहते हैं मेरे ख्याल में 50 होंगे, कोई डिटेल नहीं, और इंटरवल एस्टिमेट को आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में 40 और 60 के दरमियान होंगे और इस चीज़ की चांस इतना है। तो ये एस्टिमेशन होगी। और हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप एक सैंपल लेते हैं और एक वो एक पॉपुलेशन को बिलोंग करता है और आप हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये जो मेरे पास सैंपल के स्टैट्स आए हैं, ये पॉपुलेशन के स्टैट को कंप्लाई करते हैं। पैरामीटर्स आपने देख लिया, पीछे हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स थे, लेकिन यहाँ हम पैरामीटर को कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक होता है और स्टेटिस्टिक क्या होता है, ये सैंपल का करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है जी, तो जब भी हम कहें ये एक स्टेटिस्टिक आई है हमारे पास, इसका मतलब होता है हम सैंपल की बात कर रहे हैं। और पैरामीटर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अब ये एक समरी सी है कि पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है, स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक सैंपल की होती है। नोटेशन पैरामीटर के लिए ग्रीक के इस्तेमाल होते हैं, म्यू वगैरह। स्टेटिस्टिक के लिए रोमन इस्तेमाल होते हैं। पैरामीटर जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, ना ही उनको कैलकुलेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, ना ही उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं वो चेंज भी होती हैं और उनको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। एक्चुअली आप सारी कैलकुलेशंस वगैरह करते ही स्टैट्स में, स्टेटिस्टिक्स में हैं। पैरामीटर्स पहले से मौजूद होते हैं, आपने कैलकुलेट नहीं करने होते और वो चेंज भी नहीं होते, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म वो चेंज नहीं होते। अब ये एक चीज़ होती है जी स्कोर। हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्टरिस्टिक है कि उसका 68% डेटा प्लस माइनस 1 सिग्मा में होता है, 95% डेटा प्लस माइनस 2 सिग्मा में होता है और 99.8% डेटा प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस में होता है। अब ये एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आपका सैंपल होगा वो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मीन चेंज होगा तो सेंटर से उठ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगी तो साइडों पे फैल जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम अब जो हमें डेटा मिलता है सैंपल का, उसको हम जी स्कोर से कंपेयर करते हैं और जी स्कोर जो है वो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स होते हैं। परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स को हम अपने डेटा से कंपेयर करते हैं। उससे हमें समझ आती है कि हमारा डेटा किस हद तक नॉर्मल को कंप्लाई कर रहा है। अब ये अगेन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपको वही बात बता रहा है जो पीछे टेबल में लिखी हुई थी कि पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं जो डेटा की शक्ल में होता है, उस डेटा के अंदर से स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे इन्फ्रेंस करते हैं पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन के पैरामीटर पक्के पक्के होते हैं, वो चेंज नहीं होते। चेंज खाली आपके डेटा के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि वो हैं क्या। लेकिन इसमें भी थोड़े देर बाद आपको एक डाइकोटोमी मिलेगी या एक कन्फ्यूजन आपके सामने आएगी, मैं उसी वक्त आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी से थोड़ा सा आपको मैं सेंसिटाइज कर देता हूँ कि बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताएं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तब मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो उस वक्त आपके जहन में आता है कि पॉपुलेशन वाले तो मुझे पता ही नहीं है, उनको पता करने के लिए तो मैंने डेटा लिया। तो फिर आप कैसे उसको देंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स। तो ये वो कंफ्यूजन है जो कि हम आगे थोड़ी देर में
डिस्कस करेंगे, इसका जवाब आना आपको बहुत ज़रूरी है। सर जी you have talked about Z score. ये Z score और Z test, is it the same? Like जी बिल्कुल comparison? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। जी टेस्ट का मतलब होता है कंप्लायंस टू जी स्कोर्स टेस्ट करना, बिल्कुल वही चीज़ है। अभी इसको ना ये फिलहाल तो मैंने सिग्मा के सेंस में बात की ना, लेकिन ये आप जी टेबल जब देखते हैं ना तो उसके अंदर फॉर अ गिवन पी वैल्यू 0.05 के लिए एक एक परसेंट पे बताया होता है कि क्या मीन की वैल्यू होनी चाहिए, तो उससे आप फिर देख सकते हैं कि वो कितना कंप्लाई कर रहा है आपका डेटा। इन अदर वर्ड, आप जो जी जी टेबल या जी टेस्ट होते हैं उनमें ये देख रहे होते हैं कि कंप्लायंस टू परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। अच्छा जी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। और ये बेसिकली आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका सैंपल का डेटा पॉपुलेशन को कितना कंफर्म करता है। इन अदर वर्ड्स, स्टेटिस्टिक्स को पैरामीटर्स के साथ कंपेयर कर ले रहा होता है, या इवन इन मोर स्पेसिफिक वर्ड्स आपका एक क्लेम होता है पैरामीटर के बारे में, यानी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं आप। इसके 4 स्टेप्स हैं, तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन चारों को हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट्स हैं क्या। ये आप समझ जाएंगे तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझ जाएंगे। सबसे पहले आपने नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करनी होती है। सिंपल सी चीज़ है कि आप रिसर्च क्वेश्चन जो भी होता है आपको ना, उसको आप इस लैंग्वेज में कर देते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है। नल का मतलब होता है कि मेरे सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और ये कहना कि नहीं मेरा सैंपल अलग है, पॉपुलेशन से फ़र्क है इसमें, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप अगर नल को ही ठीक समझते हैं तो फिर रिसर्च की क्यों? पॉपुलेशन के बारे में तो पता ही है आपको पहले से। यानी आज अगर हमें पता है कि पीटीआई ने मुल्क में तकरीबन 50% वोट लिए हुए हैं, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, तो अब अगला इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है अगर नल हाइपोथेसिस ही लेके चलनी है कि अभी भी जो भी सैंपल लूंगा 50 ही आएगा, तो क्या ज़रूरत है फिर रिसर्च करने की अगली। तो नल हाइपोथेसिस ये होती है कि देयर इज नो डिफरेंस, ऑल्टरनेट ये होती है कि देयर इज अ डिफरेंस। और आप जब इलेक्शन कराते हैं तो इसी असम्पशन पे कराते हैं कि 5 साल गुजर रहे हैं, गुजर गए हैं, अब देयर माइट बी अ चेंज इन पीपल्स ओपिनियन, तो वो अब हम देखते हैं कि क्या है। तो फिर आप करते क्या है कि यू कलेक्ट डेटा एंड सीक एविडेंस। नॉर्मली आप एच नॉट को ट्रू मानते हैं, शुरू आप यहाँ से करते हैं कि एच नॉट ही ट्रू है, और फिर एच नॉट के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई अब चेंज होगी ये बात, 50% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, अब क्या 30% कर रहे हैं या 70% कर रहे हैं, बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, और उस बेसिस पर फिर अपना फैसला करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम नल को क्यों ट्रू अज्यूम करते हैं हमेशा हर रिसर्च में। वाई स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि नल सही है, उसकी 2-3 वजह हैं। जिस तरह हम अदालत में कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहिए रिसर्च में भी, क्योंकि ये तो बड़े एक कितना बड़ा प्रोसेस होता है जिससे कोई किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स इस्टेब्लिश होते हैं ना। यानी पाकिस्तान में इस वक्त हमारी हमारी नेचर क्या है, हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ये इस्टेब्लिश होते हुए 5,000 6,000 7,000 साल लगे हैं। इंडस सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है। तो आज क्लेम कर देना है कि नहीं ये लोग तो ऐसे हैं, जो कि डिफरेंट हो उस अजम्पशन से जो ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको बहुत जल्दी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछली चीज़ है वो बड़ी थॉरो प्रोसेस से इस्टेब्लिश हुई होती है। पहली वजह तो ये है, इस वजह से हम नल को पहली और दूसरी वजह तो ये है कि हम, एक तो ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सेकेंडली बड़ा टाइम लगता है इस्टेब्लिश होने में पैरामीटर्स को, और तीसरी चीज़ रीज़न ये है कि ह्यूमिलिटी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर कभी भी वो बड़के बड़के नहीं मारता कि मैं ये डिस्कवर कर लूंगा वो डिस्कवर कर लूंगा, बल्कि वो एक हम्बल अप्रोच रखता है। वो कहता है कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं डेटा इकट्ठा करता हूँ, देखता हूँ शायद कोई थोड़ी सी चेंज हो। यानी ह्यूमिलिटी रिसर्चर के अंदर ये जाहिर करती है, नल हाइपोथेसिस को ट्रू रखने से जाहिर होता है कि रिसर्चर हम्बल है
ह्यूमिलिटी से स्टार्ट कर रहा है, और अगर उसको ऑपोजिट एविडेंस मिला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रूव करेगा फिर कि गलत है, वरना वो ह्यूमिलिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो जनरली ये 3 रीज़न्स होती हैं नल को ट्रू अज़्यूम करने पे के पीछे। सर जी, जी। कुछ रिसर्च हम देखते हैं कि उसमें मतलब कुछ मैंने देखी जिसमें नल हाइपोथेसिस इज देयर, बट काफी सारी ऐसी भी हैं कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट देयर और बस डायरेक्ट कुछ हाइपोथेसिस 2 3 4 लिस्ट डाउन किए होते हैं। तो ये मतलब हाउ डू वी प्रिडिक्ट आउट कि हम नल हाइपोथेसिस से लेके चलें या डायरेक्टली वी कैन assume few of the things जिसको we are going to prove or disprove। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। आजकल बहुत सारे एक्चुअली बात वही है, जिसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं ना, उसी को हम हाइपोथेसिस की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि व्हाट नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ स्टिल सपोर्ट पीटीआई, सॉरी व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानीज़ स्टिल सपोर्ट पीटीआई। इसका भी वही मतलब है, जो इस चीज़ का मतलब है कि 50% ऑफ द पाकिस्तानी सपोर्ट पीटीआई, दोनों से जवाब एक ही निकलेगा। अगर मैंने 50 को ओके ट्रू प्रूव कर दिया आखिर में, और ऊपर वाले का जवाब भी 50 निकाल दिया, तो आखिर में हम एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग अप्रोचेज़ हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें सूटेबल होती हैं। कहीं पे आप सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस रखते हैं या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, कहीं पे जहाँ पे आपने किसी एस्टेब्लिश चीज़ के अगेंस्ट या फॉर प्रूव करना होता है, यानी पहले से कुछ है, फिर आप हाइपोथेसिस रखते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, लेकिन जनरल गाइडलाइन ये है कि रिसर्च क्वेश्चंस वहाँ पे जहाँ पे बेंचमार्क नहीं है, और हाइपोथेसिस वहाँ पे जहाँ पे कोई बेंचमार्क मौजूद है जिससे कंपेयर करना है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। अब आगे एक एग्जांपल है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। जैसे टॉपिक ये लिखा हुआ है, सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन इंक्रीजेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। फैट खाने से एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप बहुत से लोगों को 13 ग्राम, तो हर कोई खाता है दिन में एवरेज फैट ना, तो 13 ग्राम से 13% 30% ऊपर खिलाएंगे कुछ लोगों को। ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा, और हाइपोथेसिस क्या है कि सब्जेक्ट्स हु कंज्यूम 30% अबव द 13 ग्राम, स्टैंडर्ड से जो 30% ज़्यादा खाते हैं, विल नॉट हैव सिग्निफिकेंट हाई एलडीएल अबव 146 जो नॉर्मल है। तो उन आप बेशक 30% खिला दें, उनका एलडीएल नहीं बढ़ेगा 146 से ऑन एवरेज। और इसकी अल्टरनेट क्या है कि बढ़ेगा, विल हैव सिग्निफिकेंट हाई एलडीएल लेवल्स अबव 146। अब इसको आप दो तरह से स्टेट कर सकते हैं। एक तरफ आप नल हाइपोथेसिस को मैथ्स की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 146, यानी द एवरेज लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन आवर सब्जेक्ट्स विल बी 146, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। नल हाइपोथेसिस हो गई। और अल्टरनेट में आप इसको इक्वल को हटा के ग्रेटर देन लिख देंगे, यानी नहीं चेंज आएगी, और 146 से ज़्यादा होगा। ये वन साइड टेस्ट होगा क्योंकि आप 146 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर आप टू साइडेड टेस्ट करना चाहते हैं, तो इक्वल पे काटा लगा के उसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। इसका मतलब है वो 146 से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज काइंड ऑफ वे ऑफ द नोटेशंस ऑफ नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि इसको लिखते ऐसे हैं। और ये इसका आप एग्जांपल जब भी आप अपनी बनाने लगें, तो आप इस एग्जांपल को देख भी सकते हैं कि पूरा ड्रॉ कैसे होता है, टॉपिक क्या है। इसी के अब इसी को हमारा आप अपने जो आपने सवाल पूछा था ना, इसको हाइपोथेसिस के बजाय रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि डू द पीपल हु कंज्यूम सो एंड सो ऑब्जर्व एनी चेंज इन देयर एलडीएल लेवल्स। अब अगर 146 एस्टेब्लिश ना होता पहले से, यानी डॉक्टरों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है कि 146 नॉर्मल है ना, तो हम फिर यहाँ हाइपोथेसिस ना करते, हम सवाल का जवाब निकालते कि एक्चुअली उनका है कितना। वहाँ रिसर्च क्वेश्चन होता। यहाँ पे चूंकि है एक बेसलाइन एस्टेब्लिश्ड है, एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं। अगेन ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप स्टिल एस्टेब्लिश्ड है फिर भी आप कर सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, आपने अल्टीमेटली तो आपके पास कोई नंबर ही निकलना है ना, वो 160 फर्ज करें निकलना है,
तो बेसलाइन है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही चीज़ को अप्रोच करने के। अब जो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि पीएचडी स्टूडेंट जो रिज़ल्ट निकालेगा वो एमएस स्टूडेंट से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये स्लाइड उसके बारे में बात कर रही है कि इन एडिशन टू प्रूविंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, results have to be grounded in theory as well to be truly accepted as novel oblique significant research. नई रिसर्च को प्रूव करने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि आप अपनी हाइपोथेसिस को सही या गलत प्रूव कर दें, ये भी ज़रूरी होता है कि आप उसको थ्योरी में ग्राउंड करें, यानी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी होगी और ग्राउंडेड इन थ्योरी भी होगा। तो पीछे हमने बात की थी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की, नोटेशन हमने कोर्ट वाली यूज़ की। यहाँ पे उसके साथ मोटिव भी ऐड हो जाता है, यानी आप ना सिर्फ स्टेटिस्टिकली उसको प्रूव करते हैं बल्कि थ्योरी से भी एसेंशियली रिलेट करते हैं, तब जाके पीएचडी की रिसर्च को एक्सेप्ट किया जाता है। एमएस में थ्योरी में ग्राउंड करने की एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन पीएचडी में एसेंशियली आपको कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर रिलेट करनी पड़ती है अपने काम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल नोन जो बड़ी मशहूर नोन थ्योरीज है ना, जैसे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स एक थ्योरी है, जैसे जैसे रिसोर्स बेस्ड व्यू एक थ्योरी है, एंड सो ऑन। बहुत सारी थ्योरीज हैं, नंबर थ्योरी है, लाखों थ्योरीज हैं दुनिया में। तो आपको किसी ना किसी एक दो तीन या मल्टीपल थ्योरीज के साथ अपनी रिसर्च को जब आप रिलेट करते हैं और ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके सिग्निफिकेंस भी प्रूव करते हैं, तब आपके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जस्ट ये एक थॉट प्रोवोकिंग एग्जांपल है कि आपके पास 50 स्टूडेंट थे और आपने एक बैग में बॉल रखे हुए हैं, जिसमें 9 सफ़ेद बॉल हैं और एक ऑरेंज बॉल है। 9 बॉल ऐसे हैं जिनका रंग सफ़ेद है, एक का रंग ऑरेंज है। अब आप 50 स्टूडेंट्स में सबको कहते हैं कि एक-एक करके जाओ, एक पर्दे के पीछे वो बैग पड़ा हुआ है जिसमें 9 सफ़ेद और एक ऑरेंज है, उनमें से एक-एक बॉल निकालो और हाथ ऊपर करके मुझे दिखा दो तुमने कौन-सा निकाला है। तो जिसने भी ऑरेंज बॉल निकाला उसको हम इनाम देंगे, एक हैंडसम सा इनाम देंगे। तो अब स्टूडेंट जाते हैं, पर्दे के पीछे हाथ उसके अंदर डालते हैं, एक कोई भी बॉल निकलता है, हाथ आपको दिखा देते हैं और आप उसको इनाम दे देते हैं या नहीं दे देते। तो अब आपने आपने देखना ये है कि ये स्टूडेंट चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं पर्दे के पीछे जाके ये वो बैग के अंदर फलोरते तो नहीं है कि मैं जल्दी से पहले ऑरेंज निकालूँ और फिर ऑरेंज करके दिखाऊँ ताकि इनको इनाम मिल जाए। तो ये कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने चीटिंग की या नहीं की? तो इसके लिए ऑब्वियसली अगर ये स्टूडेंट्स ने अंदर नहीं देखा, तो कितने परसेंट चांस है कि एक स्टूडेंट वो ऑरेंज बॉल निकालेगा? टोटल 10 बॉल हैं, बीच में से एक ऑरेंज है और 9 वाइट है, तो 10% चांस है, यानी 1 इन 10 चांस, 1 आउट ऑफ 10 है तो 10% चांस हो गया, और 90% चांस है कि हर स्टूडेंट जो है वो वाइट बॉल निकालेगा। तो अगर ये 50 स्टूडेंट हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने 10 में से 1 को इनाम देना है, तो आपको 5 इनामों की ज़रूरत होगी। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 5 ही बच्चे होंगे जो ऑरेंज बॉल निकालेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसा हमने पहले कहा कि वो हर दफ़ा हेड और टेल टॉस करने से 50% ही चांस होता है हेड या टेल आएगा, लेकिन ये अगर आप 100 टॉसेस करेंगे तो उसका ये मतलब नहीं कि 50 दफ़ा हेड आएगा और 50 दफ़ा टेल आएगा। तो देखते हैं कि बच्चों की चीटिंग हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एच नॉट ये है कि किसी ने चीटिंग नहीं की, नोबडी चीटेड, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। अगर ये ट्रू है तो कितने स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था विनिंग बॉल? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है, क्योंकि हर 10 में से 1 को मिलना है, 50 हैं, तो 5 50 में से 5 को मिलेगा। लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया कि 6 बच्चों को इनाम मिला, 6 बच्चों ने ऑरेंज निकाला, या फ़र्ज़ करें 6, 7, 8, 9 जितनों ने भी निकाला। तो ज्यों-ज्यों हमारी ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से दूर होती जाएगी, हमारा शक बढ़ता जाएगा कि चीटिंग हुई है। 4 हो गया, 6 हो गया, इवन मे बी 7 हो गया, 3 हो गया, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया। लेकिन अगर 15-20 होना शुरू हो गया, तो दिल भी एक सिग्निफिकेंट शक होना शुरू हो जाएगा कि चीटिंग हुई है। लेकिन इसमें फिर इंसानों की टेंडेंसी भी आ जाती है, हो सकता है आप कहें नहीं, मैं 7 के ऊपर तो मैं कहूँ ज़रूर कहूँगा कि कहूँगी कि चीटिंग हुई है।
लेकिन एक और बंदा कहे नहीं यार 7 तक तो चल जाता है, मैं 8 पे कहूँगा कि चीटिंग हुई है। शायद एक और बंदा हो वो कहे नहीं यार 10 तक तो शायद हो ही जाता है, इतना ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी भी आ जाती है, लेकिन मैथ्स हमें क्या कहती है वो देखते हैं, स्टैट्स हमें क्या कहती है वो देखते हैं। तो एक एक जिस तरह भी आपने एफ टेस्ट की बात की, इस तरह एक और बड़ा मशहूर टेस्ट है चाय स्क्वायर टेस्ट या काय स्क्वायर टेस्ट। तो हम अज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें 10 विनर्स थे, 10 बच्चों ने ऑरेंज बॉल निकाल लिया। तो इसका चाय स्क्वायर टेस्ट करते हैं। चाय स्क्वायर का फ़ॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है, चाय स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्सपेक्टेड ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बच्चे जीते, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब मैथमेटिकली कितनों को जीतना चाहिए था। 5 को जीतना चाहिए था, जीते 10। तो ये नीचे फिर इसकी कैलकुलेशन देखें, चाय स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 जीते माइनस 5 को जीतना चाहिए था। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 को जीतना चाहिए था प्लस 40 हारे माइनस 45 को हारना चाहिए था। स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 45 को हारना चाहिए था। तो इस फॉर्मूला को हमने लिख के वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास चाय स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5.5। अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक वैल्यू आई है। तो जैसा हमने पीछे एफ टेबल के बारे में बात की ना, तो हम चाय स्क्वायर टेबल में चले जाएँगे और उसके अंदर देखेंगे कि अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 है, हमारी अल्फ़ा वैल्यू जो हमने रखी हुई है 0.05 है, तो उसके अगेंस्ट ये 5.5 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगेन ये आपको टेबल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ही करेगा, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ टेबल जो हर एक अल्फ़ा लेवल के लिए एग्ज़ैक्टली बताता है कि 5.5 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या क्रिटिकल वैल्यू क्या है जिससे ऊपर सिग्निफिकेंट होगा या उससे नीचे सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आप चाय स्क्वायर टेबल में जाएँगे, वहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज़ 0.05 के लिए 0.05 नॉर्मली अल्फ़ा लेवल है। अब हम थोड़ी देर बाद या अगली क्लास में अल्फ़ा लेवल के बारे में बात करेंगे कि हम क्यों 0.05 रखते हैं सिग्निफिकेंस लेवल को। तो वहाँ पे क्रिटिकल चाय स्क्वायर वैल्यू 3.84 है, आपकी आई 5.5। इसका मतलब है कि चीटिंग हुई है। इन अदर वर्ड्स, जब भी आप 3.841 से ऊपर जाएँगे चाय स्क्वायर टेबल में, तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट्स सिग्निफिकेंट हैं, आप एच नॉट को नहीं मान सकते। आपको एच नॉट आपकी थी कि नोबडी चीटेड, तो हम एच नॉट को नहीं मान सकते, रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं, क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर आ रहे हैं, तो हम एच अल्टरनेट को मानेंगे। अब पी वैल्यू की क्या चीज़ है? पी वैल्यू टेल्स अस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द चांसेस टू गेट द रिजल्ट दैट वी जस्ट गॉट। यानी हमें 10 बच्चे जीत गए ना, कितने चांस थे 10 बच्चों के जीतने के अगर रैंडमनेस होती, अगर किसी बच्चे ने चीटिंग ना की होती, सिर्फ डम्ब लक चल रही होती, तो कितने परसेंट चांस था कि 10 बच्चे आते। तो हम हम कहते हैं कि हम जैसे मैंने आपको कहा ना कि कुछ लोग बर्दाश्त कर लेंगे कि 6 बच्चे जीत जाएँ, कुछ बर्दाश्त कर लेंगे 7 जीत जाएँ और कहेंगे चीटिंग नहीं हुई। तो जो बंदा कह रहा है कि मैं 6 तो बर्दाश्त करूँगा, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा, उसकी पी वैल्यू बहुत कम है। उसने पी वैल्यू 0.01 रखी हुई है या कम रखी हुई है। जो कह रहा है कि नहीं 6 तो हो ही जाएगा, मैं 7 को भी बर्दाश्त कर लूँगा, उसने पी वैल्यू थोड़ी बढ़ाई हुई है। वो पी वैल्यू 0.02 पे चल रहा है। जो 7.5 8 तक पहुँच जाएगा वो शायद 0.05 पे चल रहा है। जो कहेगा नहीं 10 बच्चे भी अगर जीत गया तो मैं कहूँगा चीटिंग नहीं हुई, वो शायद 0.1 पी वैल्यू पे चल रहा है। पी वैल्यू या आपका अल्फ़ा लेवल। तो आप पहले से फैसला करते हैं, यू डिसाइड इन एडवांस कि आपका अल्फ़ा लेवल क्या होगा, मैं कितना इसमें एरर बर्दाश्त कर सकूँगा। और वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ आप किस बेसिस पे करते हैं, और तब जाके आप फैसला करते हैं कि चीटिंग हुई है या नहीं है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जिस बंदे ने अल्फ़ा लेवल 0.5 रखा हुआ था, उस उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू 3.84 थी। आपकी चूँकि 5 हमारे पास 5.5 आई थी, तो उसके लिए एच नॉट रिजेक्ट हो गई। जिसकी अ, और एच एच अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई। जिसका अल्फ़ा लेवल 0.02 था, उसके लिए भी अ, एच नॉट रिजेक्ट हो गई और एच अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई। लेकिन जिसने 0.01 रखा हुआ था, उसके लिए नहीं हुई, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत टाइट
अपने लिए मार्जिन्स रखे हुए थे। अब ये एरर को थोड़ा-सा आपने यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कन्फाउंड हो रहे होंगे, तो अभी आपने क्वेश्चंस को होल्ड करिएगा अगली स्लाइड तक, आपको समझ आ जाएगी बात। हियर वी सेट अल्फा लेवल्स, ठीक है जी। तो अगर हम अल्फा लेवल बढ़ाएँगे अपना या कम करेंगे तो उससे अ, हमारी क्रिटिकैलिटी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और हमारा सैंपल फिर हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन अल्फा लेवल वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो, हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो या ना हो और एच नॉट एक्सेप्ट हो या ना हो। तो अल्फा लेवल रखते हुए हमने क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है कि मैं 0.5 रखूँ, 0.2 रखूँ, 0.1 रखूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास केस हो के कैटास्ट्रॉफ़ी हो जानी है, मैं इस चीज़ को तो बर्दाश्त कर लूँगा कि 2-3 मुजरिम छूट जाएँ, लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई इनोसेंट बंदा जेल में चला जाए। तो फिर आप अल्फा लेवल कम रखते हैं। यानी आप एक एंड पे एरर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहें नहीं खैर है इधर भी थोड़ा-सा एरर हो जाए, उधर से भी थोड़ा एरर हो जाए, कोई मसला नहीं है। यानी बैट्समैन थोड़े से रन भी ज़्यादा बना ले, ऐसी पिच कर लो और बॉलर की बॉलिंग भी ठीक हो जाए, ऐसी पिच कर लो। दोनों तरफ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो जाए, वहाँ पे आप अल्फा लेवल्स को हाई रख देते हैं। 0.1 तक आ जाते हैं, 0.05 से भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जनरली अगर कोई कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, कोई कैटास्ट्रॉफ़ी नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05 है, जिसको सब लोग रखते हैं। अब वो सवाल जो आप मैं कह रहा था कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, उसका जवाब है यहाँ पे और इसके बाद हम विल कॉल इट अ डे। 2 तरह के आप एरर करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। एक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि आपने एच नॉट को गलत रिजेक्ट कर दिया। वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, इट वाज़ ट्रू, एच नॉट वाज़ ट्रू, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर इस चीज़ को कहते हैं कि एच नॉट गलत थी और आपने उसको रिटेन कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें एच नॉट की नेचर को फ़िलहाल नहीं रखना अपने ज़हन में, वरना वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगी। एच नॉट वैसे ही का मतलब होता है कि इट्स देयर इज़ नो चेंज ना। तो उस चीज़ को नहीं रखना, आपने एच नॉट समझें कि आपका क्लेम था बस। अगर क्लेम सच्चा था, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। क्लेम झूठा था लेकिन आपने मान लिया, इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। तो अब क्या चांस है कि आप टाइप 1 एरर करेंगे? इसको हम कहते हैं अल्फा वैल्यू। और क्या चांस है कि आप टाइप 2 एरर करेंगे? इसको कहते हैं बीटा वैल्यू। अब अ, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर? तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, एक-दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन अलग-अलग चीज़ें हैं। टाइप 1 एरर अगर आप जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05 है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को 5% चांस दे दिया टाइप 1 एरर करने का। 5% चांस है कि आप नल हाइपोथेसिस को सच्ची होने के बावजूद रिजेक्ट कर देंगे, जब आप 0.05 रखेंगे। बढ़ाते जाएँ तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। और टाइप 2 एरर जो है उसको उसके लिए हम बेटा की स्टैट यूज़ करते हैं। बेटा क्या चीज़ है? बेटा को हम बेटा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर। इसको हम रिलेट करते हैं पावर ऑफ अ टेस्ट से। आपसे आपसे कभी-कभी पूछा जाता है ना कि आपके आपके टेस्ट की पावर क्या थी? तो पावर ये चीज़ होती है 1 माइनस बेटा। जिस तरह हम अल्फ़ा को 0.05 रखते हैं, इस तरह बेटा को 0.1 रखते हैं जनरली, अगर कोई कैटास्ट्रॉफ़ी का चांस ना हो। यानी न्यूक्लियर डिज़ास्टर होना है तो आप अल्फ़ा को 0.1 या 0.01 या उससे भी नीचे ले जाएँगे। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो 0.5 पे रखेंगे। तो इसी तरह अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो बेटा को आप 0.1 पे रखेंगे। ग्रेटर पार का जब आपकी पार ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि आप छोटे सा भी डेटा में चेंज आएगा ना, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। यानी अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है और आपका 0.3 है, तो ये फ़र्क आप निकाल लेंगे अगर टेस्ट पावरफुल है। लेकिन अगर टेस्ट की पावर कम है, यानी बेटा की वैल्यू 0.1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आप वो नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन जो आपकी पावर बढ़ती जाती है, तो आप टाइप 1 एरर करने के खतरे में चले जाते हैं। जो आपके टेस्ट की पावर बढ़ती है, यानी 1 माइनस बेटा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा टाइप 1 एरर आप करने की ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे। टाइप 1 एरर क्या था कि आप एच नॉट को
रिजेक्ट कर देंगे। अब इस चीज़ को मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ, ताकि बल्कि उससे पहले यहाँ पे देख लें कि एक सवाल हमसे पूछा जाता है ना जनरली, कि आप सैंपल साइज़ कितना लेंगे? तो उसके लिए मिनिटैब में और एसपीएसएस में ये एक टूल है जिसको हम कहते हैं पावर एंड सैंपल साइज़ टूल। स्टैट्स से पावर एंड सैंपल साइज़ में जाके फिर आप जिस नेचर का भी टेस्ट कर रहे हैं, पोसॉ कर रहे हैं, प्रोपोर्शंस कर रहे हैं, वेरिएंसेस देख रहे हैं। ये तो मैं स्टैट से गया हूँ, लेकिन ये रिग्रेशन के अंदर भी फिर ये टेस्ट हैं। इसी तरह अनोवा के अंदर भी ये टेस्ट हैं। तो आप पावर एंड सैंपल साइज़ बहुत सी जगहों से निकाल सकते हैं। जब आप निकालने जाते हैं तो आपसे वो 3 चीज़ें पूछता है, और ये इस 3 चीज़ों को मैं अगली स्लाइड पे देखता हूँ, लेकिन आप खाली ये आखिरी वाले डब्बे को देखें जहाँ पे पावर एंड सैंपल साइज़ फॉर वन सैंपल ज़ी ऑप्शंस लिखा हुआ है। ये ऑप्शन वाले बटन को जब आप दबाते हैं ना, इस वाले को, तो ये इस वाले को, तो ये चीज़ आती है। तो इसमें आपके पास ऊपर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, जो हमने पीछे वन साइड या टू साइड टेस्टिंग की बात की ना। तो नॉट इक्वल जब आप करते हैं, इसका मतलब है आप टू साइड टेस्ट कर रहे हैं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और वन साइडेड करते हैं तो ग्रेटर देन या लेस देन को आप क्लिक करते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे नीचे या ऊपर बाउंडेड होता है डेटा। 0 से नीचे नहीं जा सकता, 50 से ऊपर नहीं जा सकता। और अगली चीज़, ये सिग्निफिकेंस लेवल लिखा हुआ है नीचे 0.05, ये वो अल्फ़ा लेवल है जो आप सेट करते हैं। 0.05 मैंने जब आपको कहा कैटास्ट्रोफी नहीं हो तो आप ये लेवल टेस्ट करते हैं। तो इनमें से कोई 2 चीज़ें आप इसको दे दें, यानी आप इसको सैंपल साइज़ दे दें और डिफरेंस दे दें, तो ये आपको पावर बता देता है आपके टेस्ट की क्या होगी। आप इसको पावर्स और डिफरेंसेस दे दें तो ये आपको बताता है कि कितना सैंपल साइज़ ले लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि मैं सैंपल कितना रखूँ, तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस और पावर की वैल्यू लिखेंगे, यानी आपको पावर कितनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 0.1 चाहिए, नॉर्मली 0.1 ही होती है सब टेस्ट्स में, अगर कोई कैटास्ट्रोफी ना हो रही हो, तो पावर में आप 0.1 लिख देते हैं। और डिफरेंसेस को ज़रा समझिएगा, ये क्या चीज़ है? इसके आगे एक डब्बे में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस यू वांट टू बी एबल टू डिटेक्ट। जैसे अब मैंने कहा कि पॉपुलेशन की वैल्यू फ़र्ज़ करें 10 थी एवरेज, आपने 8 निकाली, तो ये 2 का फ़र्क आप डिटेक्ट करना चाहते हैं? या आप कहते हैं नहीं खैर है, 4 तक भी फ़र्क मैं डिटेक्ट कर लूँ तो काफ़ी है, इतना 2 वाले में मैं नहीं जाना चाहता। या आप कहें नहीं, नहीं, मैं तो न 10 और 9 का भी फ़र्क आया तो उसको भी डिटेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं कि मैं कितना फ़र्क डिटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये कैसे इधर लिखना क्या पड़ता है, यानी टर्म क्या लिखनी पड़ती है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी सैंपल और पॉपुलेशन की, सैंपल का तो आपने निकाल लिया ना, पॉपुलेशन का और सैंपल वाले का डिफरेंस आप यहाँ पे लिखते हैं। और नॉर्मली एक एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोहेन्स डी टेस्ट। कोहेन्स डी टेस्ट वो यूज़ होता है ये वैल्यू निकालने के लिए। तो ये अब ये जो नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं राइट साइड पे नीचे 4, इसमें आप देखें कि एक पॉपुलेशन है और अगर एक सैंपल है, तो पहले वाली ऊपर वाली तस्वीर में दोनों बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द डिफरेंस। दूसरी में थोड़ा एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो डिटेक्ट करना आसान है, तीसरी में और दूर हो गए, चौथी में बहुत आसान है इनको डिटेक्ट करना। तो कोहेन्स डी जब आप 4 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इट इज़ अ स्ट्रिक्ट टेस्ट नाउ। अब आपको आप क्लैरिटी से डिफरेंस तो पता कर सकेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि सैंपल साइज़ बढ़ जाएगा, वो आपको कहेगा 2000 लोगों का डेटा इकट्ठा करो। और अगर आप कहते हैं नहीं ज़्यादा डिफरेंस मुझे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा इज़ इक्वल टू कोहेन्स डी इज़ इक्वल टू 0.5 रख लें, तो वो आपको कहेगा अच्छा छोटा सैंपल साइज़ ले लो तुम, क्योंकि तुम ज़्यादा डिफरेंस नहीं डिटेक्ट करना चाहते। तो सर ये ये जी, ये जी। वैल्यू इस चीज को भी फिर प्रिडिक्ट करेगी कि हाउ प्रिसाइज आप किसी चीज को करना जी, चाह रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, उसमें एब्सोल्यूटली। भी तो चीज ऐड होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप आपकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे फिर बहुत डिपेंड करेगा ना, जहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस डिटेक्ट ना भी किया ना। जैसे मैं आप हम लोग कल उसकी बात कर रहे थे ना डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है मेरी मशीन जो है, उस पे टेम्परेचर सेट करने का एक बटन 50 हो और अगला लेवल उस पे 100 हो, मैं बीच में 75 सेट ही ना कर सकता हूँ। तो फिर आपके कुछ टेस्ट्स की नेचर ऐसी होती है कि आप डेप्थ में जा ही नहीं सकते। आप आपका टूल ही इस नेचर का होता है या आपकी पॉपुलेशन ही इस नेचर की होती है। जैसे आप आप कहीं रूरल ख़वातीन में जाके रिसर्च कर रही हैं और आप देखना चाहती हैं कि
वो अपने फैमिली सेटअप से कितना सेटिस्फाइड हैं, तो वो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट टू अंडरटेक, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। तो इन अदर वे अगर आप उसको मैकेनिकली कंपेयर करें तो आपके पास वो बटन ही नहीं है जिससे आप दरमियान की कोई स्पीड अचीव कर सकें, या वो आपको कहेगी हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, या कहेगी हाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप बीच की डिटेल जान ही नहीं सकेंगे। तो इसी तरह आपके आपकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि आप पहले ही फैसला कर लेते हैं कि मैं कितनी डेप्थ तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको नज़र आ जाता है देख के कि इधर मैं ज़्यादा डेप्थ पे जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे आप कोहेरेंस डी वैल्यू कम रख लेते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल है डिटेल में जाना, तो वहाँ पे आप कोहेरेंस डी वैल्यू ज़्यादा रख लेते हैं, और वहाँ पे फिर ऑब्वियसली फिर आपको सैंपल बड़ा लेना पड़ता है और इट इज़ मोर प्रिसाइज। और जनरली इसकी अगर यहाँ पे कोई शॉर्टकमिंग रह जाती है, तो इसको लोग फिर ट्रायंगुलेशन से एड्रेस करते हैं, यानी क्वालिटेटिव डेटा भी ले लेते हैं और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। तो फिर वो उस पे क्लेम करते हैं कि मेरी मैंने कोहेरेंस डी तो कम रखी थी, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने साथ क्वालिटेटिव टेस्ट भी कर लिया है। तो इधर से भी वही रिज़ल्ट आया है, क्वालिटेटिव से वही रिज़ल्ट आया है, इसका मतलब है कि मुझे कोहेरेंस डी कम रखने का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं दोनों रास्तों से उसी जगह पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ जो मैं इसी लेफ्ट साइड पे जो आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें नीचे चौथी चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये दिस इज़ ये आपके सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। दिस इज़ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैंने आपको शुरू में कहा था वो तो हमें पता ही नहीं है। अब ये हमसे वो पूछ रहा है कि वो बताओ, तो वो कहाँ से लेके आए? तो इसका जवाब ये है कि आ, आपने फिर पुरानी स्टडीज़ देखनी होती हैं इसी टॉपिक पे, या जो हमने शुरू में बात की एक्सपर्ट्स से बात करनी होती है। नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप बताएं आपके ख्याल में, आप पिछले 40 साल से इस कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो आप बताएं कितनी फ़ीसद ख़वातीन जो हैं वो अपनी फैमिली सेटअप से सेटिस्फाइड हैं? तो वो कहेगा मेरे ख्याल में 10 में से 4-5 हैं। तो आप यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वो वाली लिख लेंगे, या जो भी आपकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कि ऑलरेडी नोन हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने पिछले इलेक्शन में कितने वोट लिए पहले से नोन है, तो वो हम यहाँ पे सीधा-सीधा डाल देंगे। या हमने यूएस बजट की बात की, हमें उसकी पिछले 70 साल का डेटा मौजूद है। उसकी पॉपुल स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, मीन भी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर वो नोन है प्रिसाइज़ली वो लिख देंगे, प्रिसाइज़ली नोन नहीं है तो एक्सपर्ट एलिसिटेशन से कोई ना कोई नंबर निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, तब ये हमें रिक्वायर्ड सैंपल साइज़ बताएगा। सर ये इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैंने क्वेश्चन फिल कराया और मेरे पास समहाउ मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है कि व्हाट सैंपल साइज इज नीड, लेकिन मुझे समहाउ 200 या 300 क्वेश्चनियर्स क्वालिटी के फिल होके मिल गए हैं, तो मैं उधर से भी कोई लाइक जी, मतलब बिल्कुल। 300। आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें 300 लिख देंगी ना, तो फिर जी डिफरेंस के खाने को खाली छोड़ दें, वो आपको बता देगा कि आप कितना डिफरेंस डिटेक्ट कर सकती हैं। या ठीक है डिफरेंस भी आपको पता है तो आप पावर वैल्यू को छोड़ दें, वो आपको बता देगा कि आपका टेस्ट कितना पावरफुल है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो दैट इज़ इट जी। आज के लिए इतना ही था। आप लोग प्लीज़ वो जॉइन कर लें canvas.instructure.com, ये सारी वीडियोज़, सारा कंटेंट उधर पड़ा हुआ है। और अगर सर कोई ये आप जो लिंक शेयर किया है उसकी बात करें, आपका या जो एक यूट्यूब चैनल बनाया वो तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। जी, वही जो चैनल बना जो कौन-सा नहीं ठीक है। यूट्यूब नहीं, सॉरी यूट्यूब नहीं, ये आपको ईमेल पे ना अच्छा canvas.instructure.com से एक ईमेल आई होगी कि आप इस ग्रुप को जॉइन करें। ठीक है सर। वो बेसिकली एक डेटाबेस है जिसमें हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जिसको आप एक्सेस ठीक है कर सर। सकते हैं। तो मिलते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़।